जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। मैं पीसी रोज आपके अपने ऑनलाइन परिवार यूट्यूब चैनल तैयारी कर लो पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों जुड़ जाओ सारे और शुरू कर लेते हैं क्लास। और आपको पता है कि आपका जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है ना, कल ही, उसमें हिंदी के प्रश्न थे, लगभग 75 प्रश्न थे। तो उनके बारे में आज व्याख्या सहित हम जो है हल करने जा रहे हैं उनको। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये रहा आपके पास। ये कहता है कि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, यानी वह शब्द चुनना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अब आप एक बात पहले शब्द से लेते हैं। आप मुझे बताओ, अगर इसमें आप उपसर्ग निकालोगे, मान लो भी उपसर्ग निकाल दिया, तो पीछे क्षुक कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, अगला देखो, अन उपसर्ग निकालोगे तो जान मूल शब्द है, जान का अर्थ है जानकार। ठीक है, अन का अर्थ नहीं, तो जो जानकार नहीं होता उसी तो अनजान कहते हैं। अच्छा, वास से पहले नी उपसर्ग जुड़ा, निवास। आ जोड़ो आवास, प्र जोड़ो प्रवास। आप मिलते जुलते शब्द बनाओ ना, सब में उपसर्ग है। आवास में आ उपसर्ग है, ठीक है। अच्छा, प्रवास में प्र उपसर्ग है, ठीक है, आप इससे बना लो। अच्छा, जान से पहले बे उपसर्ग जोड़ा, बेजान, यानी जिसमें कोई जान नहीं। बे उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, तो जिसमें कोई जान नहीं है बेजान। ठीक है, अन जोड़ो अनजान। अच्छा, सुलभ में लब से पहले सु उपसर्ग जोड़ा, सुलभ। लब का मतलब उपलब्ध, सु का मतलब अच्छा, तो जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे कहते हैं सुलभ। आप इसमें दुर उपसर्ग जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? दुर्लभ बन जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब सुनो अगला। अब अगली बात क्या आती है कि हाँ जी, अब शब्द रह गया भिक्षुक। आप मुझे बताओ, भिक्षुक किसको कहते हैं? जो भिक्षा मांगता है। तो इसका मतलब इसमें मूल शब्द क्या है? भिक्षा है। और उक प्रत्यय जुड़ा हुआ, उक प्रत्यय, तो ये तो प्रत्यय युक्त शब्द है, उपसर्ग नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे आप सुनिए, उक प्रत्यय के और अपने शब्द बात करें तो भिक्षुक आ गया। ठीक है, और सुनिए, ठीक है, तो भिक्षुक जो शब्द है वो उक प्रत्यय निर्मित शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है भिक्षा। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब इसके बाद देखिए, ये कहता अधिकारियों के लिए, ये कार्यालय पत्र का प्रश्न है। ठीक है, कार्यालय पत्र को और क्या कहा जाता है? शासकीय पत्र कहा जाता है, या इसको सरकारी पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि उसमें जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए संबोधन क्या किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो यहां ध्यान रखना कि कार्यालय पत्र में अधिकारी के लिए केवल संबोधन किया जा सकता है। और संबोधन भी क्या किया जाता है? संबोधन किया जा सकता है, और संबोधन किया जाता है भवदीय या भवदिया, या फिर महोदय या महोदया, ये किया जाता है। ठीक है, और सुनिए, ये रे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कार्यालय पत्र में कभी भी अभिवादन नहीं किया जाता है, याद रखिएगा हमेशा। कभी अभिवादन का मतलब है नमस्कार जैसे शब्द कभी प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, प्रिय, नमस्कार, फलाना डिमका, ऐसे कोई शब्द नहीं होते। दूसरी बात और सुनिएगा आप, कार्यालय पत्र में एक अर्धशासकीय पत्र ही है, केवल अर्धशासकीय पत्र, जो बाकियों के विपरीत है। अर्धशासकीय पत्र में अभिवादन किया जाता है, बस एक में, बाकियों में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयुक्त संबोधन शब्द बहुधीय होता है, बहुधीय। ठीक है, या बहुदिया या महोदय या महोदया। अगला देखो, ये कहता है मिलान करना है सूची का ना। ठीक है, तो सुनो, आप देखो, हो सकता है इसमें से आपको कुछ भी नहीं आए, लेकिन आप देखो, कुत्सित, कुत्सित कहते हैं बुरे को, और इधर शब्द आया अधम, अधम का अर्थ भी बुरा,
तो इसका मतलब डी का क्या हो गया 4 नंबर। आप ढूंढो डी का 4 नंबर एक ही है, इसका मतलब सी उत्तर हो जाएगा। अब सुनो, दृष्टांत किसको कहते हैं? उदाहरण देने को। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण देने को नजीर भी तो कहते हैं, नजीर देना। तो दृष्टांत का क्या हो जाएगा? नजीर। अच्छा, उल्लू, उल्लू का होता है कौशिक। और काक, काक यानी कौवा, कौवे को क्या कहते हैं? पिशुन। क्या कहलाता है? पिशुन। तो आप देखो दृष्टांत का क्या हो गया? नजीर ए का 3, उल्लू का क्या हो गया? कौशिक 2 का 1, अच्छा काक या कौवे का पिशुन सी का 2, और कुत्सित यानी अधम। और यहीं से एक विलोम शब्द निकल के आता है, बेहद महत्वपूर्ण, याद रखना। उत्तम का विलोम क्या होता है? अधम होता है। उत्तम कहते हैं श्रेष्ठ को और अधम कहते हैं नीच, दुष्ट या बुरे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब सुनो भी अगली, ये कहता है अनजान सुजान सदा कल्याण। सुजान की जगह सूजन शब्द भी प्रयोग होता है। सूजन, देखो एक सूजन तो ये होती है, ये सूजन का मतलब है सूजना, और इस सूजन को कहते हैं शोथ, शोथ यानी सूजना। और एक होता है सुजन, सुजन का मतलब, सु का मतलब अच्छा, जन का मतलब व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, भला आदमी। ठीक है, अब ये क्या कहता है? सुजान या सूजन का मतलब है अच्छा व्यक्ति, और अनजान का मतलब है जिसको हम नहीं जानते। तो ये कहता है कि चाहे हम नहीं जानते, हमारे लिए अनजान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सूजन है, अच्छा है, तो वो सदा हमेशा हमारा कल्याण ही चाहता है। तो इसका मतलब है ज्ञानी व्यक्ति सदैव कल्याण करते हैं। ये नहीं हो सकता मूर्ख और ज्ञानी सुखी रहते हैं, ये नहीं हो सकता मूर्ख कल्याणकारी नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, मूर्ख सुजान नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ज्ञानी व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हमेशा आपका कल्याण चाहते हैं। अच्छा, एजेंडा, एजेंडा का क्या हो जाएगा? कार्यसूची। एजेंडा का क्या हो जाएगा? कार्यसूची। अधिसूचना क्या होता है? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। याद रखना ये पारिभाषिक शब्दावली और पत्र लेखन दोनों में काम आते हैं। और अधिसूचना जो है वो हमेशा राजपत्र या गजट में लिखी जाती है। अधिसूचना कहां लिखी जाती है? राजपत्र या गजट में। अगर पूछ ले कि सरकारी आदेशों की या सरकारी घोषणाओं की जानकारी देने वाला कौन है, तो अधिसूचना है। सरकारी आदेशों की जानकारी जो है, सरकारी आदेश कहां लिखे जाते हैं? ये अधिसूचना में लिखे जाते हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा अब बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। ये कहता पर्यायवाची के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। ठीक है, अब सुनना भी, हमें नहीं आता कोई बात नहीं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं जरूरी नहीं है कि किसी को 100% आए, आप बढ़िया मेहनत करो, प्रयास वही करो कि आपने सारा आवे। लेकिन फिर भी परीक्षा में इसो कोई कैंडिडेट को नहीं वह जगह सब आंतो वह, सब नहीं आता किसी को भी। लेकिन विकल्प देखकर जो उत्तर निकालना जानता है उस बच्चे का संभवतः कभी गलत प्रश्न कोई होता ही नहीं। आप मुझे बताओ, यहां दिया हुआ चंद्रमा, चंद्रमा शब्द बना हुआ हिम प्लस अंशु से। हिम मतलब बर्फ, अंशु का मतलब किरणें। बर्फ रूपी ठंडी और सफेद किरणें कौन देता है? चंद्रमा देता है। रात की चांदनी ठंडक देती है और बर्फ की तरह सफेद होती है चांदनी, तो हिमांशु चंद्रमा को कहते हैं। हिम कर बर्फ रूपी सफेदी या किरणों को या ठंडक को करने वाला कौन है? चंद्रमा। राकेश गुण संधि का शब्द है, राका प्लस ईश से बना हुआ, याद रखना ये इसका संधि विच्छेद है। राका कहते हैं रात को और ईश कहते हैं स्वामी को। रात का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा, तो इसको राकेश बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 2 नंबर तो सही है, हमें तो असंगत चुनना था। ठीक है, तो बी तो असंगत नहीं है, ये कह रहा है असंगत चुनना है, तो बी तो सही है, संगत है, असंगत नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता। एक उत्तर ये काट दो, इसमें भी बी दिया हुआ, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका सी विकल्प कहां गया? अभी इसका सी विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपने कर लेंगे। ठीक है, 2 तो कट गए। अब अगली बात करते हैं अपने, एक तो रह गया सी और डी। ठीक है, और एक विकल्प दिखाई नहीं दे रहा, अभी रुको एक बार सुनो, अपने बात करते हैं अपने। अब इसके बाद देखो ये क्या कहता है? भूमिका। भूमिका किसी भी चीज की सबसे पहले बांधी जाती है, अपने सबसे पहले भूमिका ही लिखते हैं और अंत में उसका रिजल्ट निष्कर्ष लिखते हैं, सार। तो भूमिका को आप निष्कर्ष तो नहीं कह सकते, मतलब भूमिका का पर्यायवाची निष्कर्ष नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब एक तो सी असंगत है। ठीक है, तो सी असंगत हो गया। ठीक है, अब एक ही विकल्प बचता हमारे पास, ये हो जाएगा। अब डी का मैं बताता हूं, मकरंद मधुवामन होता है मक्खन का, लेकिन आशव किसका होता है? शराब का। किसका होता है? शराब का। तो एक ये असंगत है, तो इसके सी और डी असंगत है, बाकी सही है। उपमा देना यानी किसी से तुलना करना, जैसे उपमा दी जाती है ना, चंद्रमा रूपी मुख, यानी मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, उपमा दी जा रही। इसको सादृश्य भी कह सकते हैं, यानी समान दृश्य, एक जैसा दिखे, तुलना हो, समानता भी कह सकते हैं और तुलना भी कह सकते हैं। किसी चीज का निगम क्या होता है? निकाय भी होता है, संगठन भी होता है, समिति, ये तो साफ पता चल रहा है। भी निगम किसको कहते हैं? निकाय, समिति या संगठन को। तो इसका उत्तर जो बच गया वो सी और डी है। ठीक है, चलिए भी सादृश्य जो शब्द है, ध्यान रखना सदृश में यह प्रत्यय जुड़कर बना हुआ है, यह प्रत्यय जुड़कर, सदृश प्लस यह से सादृश्य बनता है। यह प्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रथम स्वर को दीर्घ कर देता है, तो स में ए है, ए को आ में बदल देगा, शब्द क्या बन जाएगा? सादृश्य। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, अब यहां तक परेशानी नहीं। अब सुनो, ये कहता मिलान करना है। सबसे आसान प्रश्न जो थे उनमें से एक ये भी है, जिसका कोई कारण न हो, अकारण। सिंपल बात है। विज्ञान की जानकारी रखने वाला कौन होता है? वैज्ञानिक। बाकी दो चाहे नहीं आते, दो तो आते हैं, सिंपल है। तो ए का तो हो गया 4 नंबर, ए का 4 नंबर एक में ही आया, उत्तर ही मिल गया। अच्छा, विज्ञान की जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक, डी का हो गया 2 नंबर, ये देखो डी का 2 नंबर। मैं आपको, मुझे ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं आते, पर मैं आपको उत्तर निकालने के तरीके बता रहा हूं कि नहीं भी आए तो हम चुन सकते हैं। इसलिए मैं टाबरों को हमेशा कहता हूं, भाई खरबूजो, प्यारे बालकों, बालिकाओं, थे एक बात समझो कि कभी भी प्रश्न देखकर मैदान नहीं छोड़ना, भागना नहीं है। आपा पहला तो प्रश्न पूरा पढ़ना है, हमेशा हमेशा पूरा पढ़ना है, चाहे आवे चाहे नहीं आवे, और 4 विकल्प जरूर पढ़ना, ध्यान, उत्तर निकल आता है 100%। अब अगर आप इसमें वाचाल, शाश्वत शब्द नहीं आते और देखकर मैदान छोड़ देते तो छोड़ ही देते, और थोड़ा सा ढंग से चेक किया, कर लिया उत्तर। अच्छा, बहुत बोलने वाला क्या होता है? वाचाल। और यहीं से ही एक विलोम शब्द की बात निकल के आती है, ध्यान रखना, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल। मूक कहते हैं जो चुप रहता है, यानी लगभग न के बराबर बोलता है या बहुत कम बोलता है, और वाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाले को। ठीक है, और सदैव रहने वाला, शाश्वत। अपने कहते हैं ना भी ये तो शाश्वत सत्य है, यानी हमेशा जीवित रहने वाला, हमेशा सदा सदा रहने वाला सत्य है। और यहीं से एक विलोम शब्द की बात निकल के आती है, ध्यान रखना, शाश्वत का विलोम शब्द होता है नश्वर। शाश्वत जो हमेशा रहे, और नश्वर जो नष्ट हो जाए। और नश्वर को और क्या कहते हैं? क्षण भंगुर, यानी क्षण भर के लिए जो मौजूद है, कुछ ही समय के लिए जो मौजूद है, उसके बाद भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या इसको क्षणिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षणिक, क्षण भर रहेगा जो बाद में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और सुना, शाश्वत को सनातन भी कहते हैं। सनातन का मतलब है सदा रहने वाला। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला। तो सनातन का विलोम शब्द जो है वो नश्वर होता है, क्षण भंगुर होता है। तो ये दोनों का ही विलोम शब्द है। ठीक है, याद रखना, शाश्वत या सनातन का, नश्वर या क्षण भंगुर या क्षणिक। तो उत्तर मिल गया इसका आपका 4 नंबर। अगला बताओ, अशुद्ध वाक्य है, पहले से ही लिया करो, पहला ही ऑप्शन देखा करो। देखो, सुधा ने एक पुस्तक खरीदा, क्या पुस्तक कभी खरीदा जाता है? पुस्तक खरीदी जाती है। तो यहीं से इसका उत्तर मिल गया, यही है अशुद्ध। ये रहा। राधा ने शाम का भोजन बनाया, गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी। और गुरु शब्द जो है ये थोड़ा टाइपिंग का लोचा है, भी ध्यान रखना, गुरु शब्द में ऊ की मात्रा छोटी होती है रह में, जबकि यहां देखो रह में उसने क्या लगा रखी थी? बड़ी लगा रखी थी। ये देखो आप, रह में बड़ी, ये नहीं है भी, ये शुद्ध है। अब एक बात ध्यान देना, ये संधि के बहुत काम की बात है। एक शब्द आता है गुरु प्लस उपदेश। ये देखो आप, प्रथम का अंतिम जो है रह में छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ, दो छोटे ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ रह में मात्रा रूप में जुड़ेगा और शब्द गुरु उपदेश ये बनेगा। ये किस संधि का? दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। ये किस संधि का शब्द है? दीर्घ संधि का शब्द है, दीर्घ संधि का। ठीक है, और सुनिए,
दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अपने आगे बात करते हैं। अच्छा सुनिए, इसके बाद देखिए, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 हुई है मतलब 4 बहुवचन होता है, तो गिरफ्तारियां आएगा। वो ये भी दे देता अशुद्ध चुनो, बाकी 3 शुद्ध लिख देता, और ये लिख देता दिल्ली में 4 गिरफ्तार हुए। 4 है तो गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तारियां हुई। ठीक है। अच्छा, तो आप ये भी ध्यान रखना, रै में ये है छोटे ऊ की मात्रा, और ये रै में बड़े ऊ की मात्रा है। ये छोटा ऊ है और ये रै में बड़ा ऊ है, ये रहा। ठीक है, मतलब एक मिनट, तो सारा मामला ही गड़बड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूं। पुस्तक खरीदा नहीं, खरीदी जाता है, ये शुद्ध होगा। ठीक है। दूसरी बात, गुरु जो शब्द है ये अशुद्ध है, गुरु शब्द में रै में ऊ की मात्रा छोटी आती है। ठीक है। दूसरी बात सुनो, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य। 4 है तो गिरफ्तारियां हुई है, और गुरु प्लस उपदेश। ध्यान रखना, अगर रै में बिना गोलाई का ऊ लिख दे, रै में ये छोटा ऊ जोड़ो, तो ये रू बनता है। ये ना इतनी सी मात्रा लगानी बस। और आधे रै में अगर आप बड़ा ऊ जोड़ो तो बड़ा ऊ जोड़ो तो रू जो है वो ये बनता है भी। ठीक है। और ये जो है ये हमारी है बड़े ऊ की मात्रा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़े अपने, तो ये क्या कहता है, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। तो एक तो इसका उत्तर है महाश्वेता। महाश्वेता तो कहते हैं सरस्वती को। किसको कहते हैं? सरस्वती को। और एक है वागीश। वागीश शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भी, वाक प्लस ईस से बना है, और व्यंजन संधि का शब्द है, व्यंजन का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वागीश कहते हैं विद्वान को। वाक का मतलब वाणी, ईश का मतलब स्वामी। वाणी पर स्वामित्व कौन रखता है? विद्वान। तो वागीश किसको कहते हैं भी? विद्वान को कहते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भी, एक तो इसका बी नहीं है और एक इसका डी नहीं है, तो बी और डी ये उत्तर हो जाएगा। सुनो, लक्ष्मी को इंदिरा कहते हैं। ठीक है। और इंदिरा कौन है भी? इंदिरा, इंदिरा है इंद्र की पत्नी, शची। इंद्र की पत्नी कौन है? शची। इंद्र की पत्नी का नाम भी याद रखना, शची है भी, इसीलिए इंद्र को शचीपति कहते हैं। शची का पति कौन है? इंद्र। ठीक है। और सुनिए, हरिप्रिया, हरि कहते हैं विष्णु को, विष्णु को प्रिय कौन है? लक्ष्मी है, क्योंकि विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी। ठीक है। और भार्गवी भी कहते हैं, ये तो है लक्ष्मी के, बाकी महाश्वेता सरस्वती का, और वागीश विद्वान का। और एक और सुनना, ये गुरुपदेश, पहले तो मैं ये लिख देता हूं ना, दो छोटे मिलकर बड़ा हूं, रै में मात्रा रूप में गुरुपदेश, दीर्घ स्वर संधि। और सुनिए, ठीक है, इसके बाद सुनना, अगर शब्द आता वागीशा, वाक प्लस ईशा वागीशा, तो वागीशा सरस्वती को कहते हैं। वाक का मतलब वाणी, ईशा का मतलब देवी, वाणी की देवी वागीशा सरस्वती। और अगर शब्द आता वाक प्लस ईश्वरी, क्या बनता? वागीश्वरी, वो भी सरस्वती को ही कहते हैं। वाक का मतलब वाणी, ईश्वरी का मतलब देवी, वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। तो ये ध्यान रखना आप, है ना, वागीशा और वागीश्वरी किसको कहते हैं? सरस्वती को ही कहते हैं। लेकिन उसने तो वागीश लिख दिया, वो नहीं कहते। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर। कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। नो, नॉट एनी एक्शन इज कंपल्सरी, द एक्शन इज एक्सपेक्टेड, द एक्शन इज नेसेसरी, और नो एक्शन इज नेसेसरी। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, मतलब नो एक्शन इज नेसेसरी। तो इसका उत्तर जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा भी? इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। भाई आप देखो, ये कह रहा कोई कार्रवाई करनी नहीं है,
कोई कार्रवाई करनी नहीं है, मतलब नो एक्शन इज नेसेसरी। एक्शन का मतलब कार्रवाई, नेसेसरी का मतलब जरूरी। तो भी कोई कार्रवाई जरूरी नहीं है, करनी ही नहीं है, तो नो एक्शन इज नेसेसरी। ठीक है। अब ये कहता है शूर और सुर। आप मुझे बताओ, एक शब्द कहते हो ना शूरवीर, कहते हो कि नहीं कहते? तो मतलब इस शूर का मतलब होता है वीर, और ये सुर होता है देवता, तो ये उत्तर हो जाएगा। और इसीलिए तो आप देखो, एक तो सुर देवता को कहते हैं, एक सुर राग भी तो होता है, जैसे संगीत में सुर लगाते हैं यानी जो राग होती है उसको कहते हैं। ठीक है। और सुनिए, अच्छा और मैं क्या बता रहा था, एक आपके ना शब्द आता है सुर प्लस असुर, सुर देवता और असुर राक्षस। ठीक है। रे में ए है, इधर ए है, मिलकर आ बनाएगा, रे में मात्रा रूप में सुरासुर, और आ केवल बनता है दीर्घ स्वर संधि में, तो ये दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। और सुनिए, साथ साथ ये समास का भी शब्द है, और इसमें समास कौन सा है बताओ? सुर का मतलब देवता, असुर का मतलब राक्षस, देवता राक्षस, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का शब्द भी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सुन, आगे बढ़े। आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है। वाक्य क्या आया? हिंदी का वाक्य दिया हुआ है कि आशा जो है वो 1 महीने से कार चलाना सीख रही है, और इसका उत्तर पूछा है। आशा हैज लर्न टू ड्राइव ए कार सिंस ए मंथ, आशा हैड बीन लर्निंग टू ड्राइव ए कार फॉर ए मंथ, आशा हैज बीन ड्राइविंग ए कार सिंस ए मंथ, और आशा हैज बीन लर्निंग। अब आप देखो, यहां आओ, आप मुझे बताओ, ड्राइविंग का मतलब तो होता है चलाना, तो ये ड्राइव वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो गए, ये दो। तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना, तो इसने साफ साफ लिखा हुआ है भाई सीख रही है, इसका मतलब आशा हैज बीन लर्निंग टू ड्राइव ए कार फॉर ए मंथ। ठीक है। और हैज लर्नड का मतलब तो हो गया सीख चुकी है, हैज बीन लर्निंग मतलब प्रोसेस में है, काम सीख रही है, ये हो जाएगा। चलिए आगे। नारीश्वर का संधि विच्छेद बड़ा ही सिंपल है, नारी प्लस ईश्वर, ये लो। और नारी स्त्रीलिंग पद है, और स्त्रीलिंग पदों में अंत में ई और ऊ बड़े ही आते हैं, ईश्वर में ई बड़ा आता ही है। दो ई कोई भी मिले, चाहे छोटी मिले चाहे मिले बड़ी, दो बड़ी मिलकर बड़ी बनाएंगी, रह में मात्रा रूप में शब्द क्या बन जाएगा? नारीश्वर। किस संधि का? दीर्घ स्वर संधि का। ध्यान रखना, दीर्घ स्वर संधि में 3 स्वर बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक तो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये बनते हैं। ये जहां भी बने दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भी खरबूजो, आगे बढ़ो। ये कहता है विपरीत, एक शब्द दिया इसने विपरीत, और कहता है इसका समानार्थी यानी इसके समान अर्थ वाला शब्द चुनो। तो आप मुझे बताओ, विपरीत तो विलोम को ही कहते हैं। आप विलोम शब्द पढ़ते हो, जैसे दिन का विलोम रात है, तो मतलब दिन का विपरीत रात है ना? अनुलोम नहीं होता, लोम नहीं होता, द्रोम नहीं होता। फिर एक कहता है पयोधर का अर्थ है, पय का अर्थ जल और धर का मतलब धारा, जल की धारा कौन बहाता है बारिश में? बादल। तो पयोधर किसको कहते हैं? बादल को। और ध्यान रखना, पयोधर जो है वो स्तन या वक्ष को भी कहते हैं, क्योंकि पय के 2 अर्थ होते हैं, पय का अर्थ जल भी होता है और पय का अर्थ दूध भी होता है। ठीक है। अब सुनो, तो आप बताओ मुझे, जल की धारा बहाता है इसलिए बादल भी है, और आप मुझे बताओ दूध की धारा कहां से निकलते? स्तन या वक्ष से, तो पयोधर स्तन या वक्ष को भी कहते हैं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। मिलान करना है। ये कहता है जिसका जन्म पहले हुआ है, अग्र का मतलब पहले और जय का मतलब जन्म, जो पहले जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? अग्रज। ठीक है। जिसका जन्म पीछे या बाद में हुआ है, अनुज। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में, और जय का मतलब जन्म, तो जो बाद में जन्म लेता अनुज। इसीलिए अग्रज जो पहले जन्म लेता वो होता बड़ा भाई, और अग्रजा होती है बड़ी बहन, अनुज होता है छोटा भाई, अनुजा होती है छोटी बहन। समझ गए? ठीक है, तो 2 उत्तर तो मिल ही गए। अच्छा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। और सुनो, ये तो बड़ी सरल ही बात है, एक विलोम शब्द के काम की बात। अग्रज का क्या होगा? अनुज। और सुनो, अग्रजा का अनुजा। कई बार तो वो यहीं उलझा लेता है कि अशुद्ध विलोम शब्द चुनो। ठीक है, लिख देता है अग्रज का अनुजा लिख देता है,
तो अग्रज का अनुज होता है, अनुजा नहीं होता, अनुजा अग्रजा का। सुनो, दूसरा जो किए गए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को भूल जाता है, नहीं मानता, उसे कहते हैं कृतघ्न। तो इसीलिए कृतज्ञ और कृतघ्न भी एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो इसका उत्तर देखो, ए का क्या हो जाएगा, अग्रज 2 नंबर, 2 नंबर वाले 2 हैं, ठीक है। अच्छा, जो किए गए उपकार को भूल गया वो कृतघ्न 3 नंबर, तो ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा, जन्म पीछे हुआ वो क्या है, अनुज 4 नंबर, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ 1 नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान बना देंगे इसको आपके लिए। यह कहता मिलान करना है। अब एक बात बताओ, आपको अगर क्रिया के भेद पता हो तो सुनो, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है, मतलब खुद नहीं पढ़ रहा, खुद नहीं कर रहा ये काम, किसी अन्य से करवा रहा है। तो जहां कर्ता खुद कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाए उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे महिला ने धोबी से कपड़े धुलवाए, किसान ने डाकिये से पत्र पढ़वाया, तो किसान ने खुद नहीं पढ़ा, पढ़वाया, ये है प्रेरणार्थक। सुकन्या पढ़कर सोती, कितने काम हो रहे, 2, पढ़ने का और सोने का, सोने से पहले पढ़ने का काम पूरा हो रहा है, तो इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ये रहा उत्तर। अच्छा, फिर इसके बाद देखो, राजा ने मीना को पुस्तक दी, तो राजू ने किसको पुस्तक दी, मीना को, और क्या दी, पुस्तक। 2 कर्म मिल रहे हैं, तो 2 कर्म मिलने मतलब सहकर्मक है, सहकर्मक में द्विकर्मक भी है, इसका उत्तर है सहकर्मक। वह जाता है, जाता है क्रिया, वह करता है, कर्म दिया ही नहीं है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अभी, 1 का 4 नंबर, नहीं, हाँ 1 का 4 नंबर ना, पढ़वाता है प्रेरणार्थक। अच्छा, पढ़कर सोती है पूर्वकालिक 2 का 1, मीना को पुस्तक दी सहकर्मक 3 का 2, और वह जाता है अकर्मक 4 का 3। ये रहा उत्तर इसका, सी। आसान बिल्कुल, और बहुत ही आसान पेपर आया था अभी, मैं आपको सही बताऊं ना, हिंदी की परीक्षा जो ली गई है, पेपर जो लिया गया आसान था बिल्कुल ही। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है हिंदी के आधार पर मेरिट थोड़ी ज्यादा ही रहे। सुनो, ये कहता है शी ओड हर सक्सेस टू माई स्पोर्ट, उसकी सफलता का श्रेय मेरे सहयोग को जाता है, मेरे सहयोग के बिना वह असफल होती। असफल जैसा तो नाम ही नहीं आया कहीं भाई, अनसक्सेस हो जाता है असफल, तो ये तो कह रहा है सक्सेस। ठीक है, अच्छा, वह मेरे कारण सफल हुई और वह अपनी सफलता के लिए मेरे सहयोग की ऋणी है। ये क्या कह रहा है, सी ओड हर सक्सेस टू माई स्पोर्ट, मतलब उसकी सफलता का श्रेय मेरी स्पोर्ट को, मेरे सहयोग को जाता है, तो इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य पूछा है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्ता के अनुसार क्रिया बदले या क्रिया का लिंग वचन निर्धारित तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार क्रिया बदले या क्रिया का लिंग वचन निर्धारित तो कर्मवाच्य, और कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार क्रिया न बदले यानी क्रिया का लिंग वचन निर्धारित नहीं हो तो भाववाच्य। ठीक है, अब यहां देख लो, काम हो रहा पढ़ने का, तो पढ़ी जाती है क्रिया। अच्छा, जो व्यक्ति पढ़ने का काम करेगा उस कर्ता का नाम तो लिखा ही नहीं है, तो मतलब कर्ता नहीं दिया, यानी कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता, या तो कर्म होगा या भाव। अब देखो, पढ़ी जाती क्रिया से पहले क्या किसको लगाओ, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक, मतलब पुस्तक कर्म है, पुस्तक क्या है, कर्म है। अब इस पुस्तक को बदल के देखो, आप कर्म बदलो, पुस्तक की जगह पत्र करो, वाक्य क्या बनेगा, पत्र पढ़ा जाता है। क्रिया बदल गई ना, किसके अनुसार बदली बताओ, कर्म के अनुसार, कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। ये लो, अब ये कहता है संज्ञा से बना हुआ विशेषण छांटना है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण छांटना है। सुनो, आप देखो, कितना तो विशेषण होता ही नहीं है, कितना तो अविकारी शब्द है ना, वो प्रश्न सूचक शब्द है कि आप कितना बोलते हो या आप कितना खाते हो, तो ये तो एक प्रश्न सूचक शब्द है, विशेषण है ही नहीं। अंकित विशेषण है, अंक से बना है। अच्छा, आर्थिक विशेषण है, अर्थ से बना है, और क्रोधी विशेषण है, क्रोध से बना है। पर लड़ाकू भी विशेषण है, लेकिन ये लड़ना क्रिया से बना है, लड़ने का काम करे वही तो होता है लड़ाकू। जैसे लड़ाकू विमान, विमान की विशेषता क्या हो जाती है, लड़ाकू, तो विशेषण है। जैसे आप कहते हो अंकित शब्द, यानी आपने कहीं शब्द अंकित कर दिए, तो अंकित शब्द, शब्द की विशेषता अंकित। आर्थिक सहायता, सहायता की विशेषता आर्थिक। क्रोधी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या, क्रोधी।
लड़ाकू विमान, विमान की विशेषता लड़ाकू, ये चारों विशेषण है, अंकित, आर्थिक, क्रोधी और लड़ाकू। लेकिन लड़ाकू विशेषण तो किससे बना हुआ? क्रिया से बना हुआ है, जबकि इसने तो कहा था संज्ञा से बने हुए विशेषण बताने हैं। तो अंक से अंकित, अर्थ से आर्थिक और क्रोध से क्रोधी, बी, सी और डी हो जाएंगे। तो बी, सी और डी, ये रहा उत्तर। ठीक है, अब ध्यान देना, अंक जो शब्द है यह है जातिवाचक संज्ञा का। अर्थ के दो अर्थ होते हैं। अर्थ एक तो कहते हैं मतलब को, भी आपका कहने का क्या अर्थ है, यानी कहने का क्या मतलब है। एक अर्थ कहते हैं धन को। यहां आर्थिक वाला अर्थ जो है वो धन का अर्थ देता है, जैसे आर्थिक सहायता यानी धन के रूप में सहायता। तो ये अर्थ जातिवाचक यानी धन जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, अंक भी जातिवाचक, और क्रोध को आप छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। और इन संज्ञा शब्दों से अंकित, आर्थिक और क्रोधी विशेषण बने हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, आगे बढ़े, चलिए। ये कहता है सूची का मिलान करो। गणेश किससे बना है? गण प्लस ईश से। गण प्लस ईश, ए प्लस ई से ए बन रहा है, और ए केवल गुण संधि में बनता है, तो गणेश गुण संधि का शब्द है। तथापि बना तथा प्लस अपी से, आ और ए मिलकर आ बनाते हैं, और आ भी अभी बताया था मैंने वृद्धि संधि का शब्द है, तो तथापि दीर्घ संधि का शब्द है। दीर्घ, वृद्धि तो नहीं लिख दिया था गलती से? दीर्घ लिखा था ना, हाँ दीर्घ लिखा था, कहीं मैं सोचूं मैंने गलती से लिख दिया वृद्धि। दीर्घ संधि का शब्द है। ठीक है, प्रत्येक किससे बना है? प्रत्येक बना है प्रति प्लस एक से, यण संधि का शब्द है, तो प्रत्येक किसका हो गया? यण का। अच्छा, सदैव बना, सदा प्लस एव से, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। ये किसका हो गया? वृद्धि का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक का 2 नंबर और 2 का 3 नंबर, ये रहा उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा, एक का गणेश का गुण 2 नंबर, तथापि का दीर्घ 3 नंबर, प्रत्येक का यण 4 नंबर और सदैव का 1 नंबर वृद्धि, ये रहा। ठीक है, एक ये कहता है अमल और अम्ल। सुनो, मल कहते हैं गंदगी को, और ए का अर्थ होता है नहीं। तो जहां कोई गंदगी नहीं हो, कोई मैल नहीं हो, तो मतलब बिना मैल के, बिना गंदगी के। ठीक है, और ये अम्ल, अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ होते हैं, तो ये अम्ल क्या होता है? तेजाब होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। और एक शब्द शुद्धि का बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, भी ध्यान रखना, शब्द आ जाता है मल्ल युद्ध। ये शब्द अशुद्ध है। आप बताओ, मल्ल तो कहते हैं गंदगी को, और गंदगी का कौन सा युद्ध होता है? शब्द होता है मल्ल युद्ध। ये मल्ल जिसमें लय दो होते हैं, ये कहते हैं पहलवान को, पहलवानों का जो युद्ध है, कुश्ती है, उसको मल्ल युद्ध कहते हैं। तो सुनो, मल्ल और मल्ल ये शब्द युगम के काम की बात हो गई। इस मल्ल का अर्थ होता है गंदगी, और इस मल्ल का अर्थ होता है पहलवान, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो अगला, ये कहता है लक्ष्य और लक्ष्य। इस लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, ये रहा। और लक्ष्य किसको कहते हैं? लक्ष्य निर्धारित करना, यानी अपना उद्देश्य निर्धारित करना। तो इसके उत्तर हो जाएंगे सी और ई, 1 नंबर विकल्प हो जाएगा हमारा, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला, सूची मिलान करनी है। ये कहता आप देखो, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं आए तो भी उत्तर कैसे निकाला जाता है। कार्यालय किसको कहते हैं? ऑफिस को। ऑफिस शब्द एक ही जगह आया, मतलब कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। तो ऑफिस कहते हैं कार्यालय को, और मेमो या मेमोरेंडम कहते हैं ज्ञापन को। एक और शब्द पता चला आपको, रेंडम ज्ञापन को कहते हैं, ज्ञापन। मेमो या मेमोरेंडम क्या होता है? ज्ञापन। ठीक है, दूसरा सुनो, अब 1 का 3 नंबर आ गया, 1 का 3 नंबर एक ही जगह, ये रहा लो। दूसरा और सुनो, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस का मतलब प्रेस एक ही जगह लगा हुआ, ये लो। और नोट कहते हैं विज्ञप्ति को, तो प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति हो गया। बच गए क्या? अपने आप उत्तर हो जाएंगे। आप देखो 3 का 4 नंबर हो गया ना, तो ये देखो आप, सी का 4 नंबर। अच्छा, संकल्प कहते हैं रेजोल्यूशन, 2 का 1 नंबर, ये रहा। और परिपत्र सर्कुलर, और ये सर्कुलर परिपत्र तीन जगह आया। अगर तुम्हें एक उत्तर आता ना कि परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं, तो 3 प्रश्न सही हो सकते थे। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा? 2 नंबर।
और ये एक ही आता, जैसे आप देखो परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं, ठीक है। तो डी का क्या है, 2 नंबर, डी का 2 नंबर एक ही ऑप्शन में है, बस पहले में, ये उत्तर है इसका। कोई भी एक शब्द आता था उत्तर निकल रहा था। चलो, दीप और द्वीप, दीप जलाना यानी दिया जलाना, और ये दिया। और द्वीप, द्वीप शब्द 2 शब्दों से बना, द्वि और पै से। द्वि का मतलब 2 और पै का मतलब पीना। किसी भी तरल पदार्थ को 2 बार कौन पीता है, हाथी। एक बार अपनी सूंड से और दूसरी बार सूंड से मुख में निकलता जब, है ना। तो द्वीप किसको कहते हैं, हाथी को, ये रहा। और एक शब्द होता है द्वीप, जिसमें ई की मात्रा बड़ी है, ये द्वीप होता है टापू, ये रहा। बताओ कोई दिक्कत है, जैसे ये द्वीप लिखा हुआ है, ये टापू को कहते हैं। चलें आगे, चलो। ये कहता है प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा। रात, दिन, उजाला और अंधकार। उजाला प्रकाश को कहते हैं, दिन में भी उजाला होता है, बचा रात और अंधकार, तो प्रकाश का तो कॉमन सी बात है अंधकार होगा। रात का विलोम शब्द तो दिन होता है, अगर दिन का विलोम शब्द पूछता तो रात हो जाती, प्रकाश का अंधकार। और सुनो, प्रकाश का अंधकार के साथ साथ तिमिर भी होता है, तिमिर, तिमिर भी अंधकार को ही कहते हैं, तिमिर या अंधकार, ठीक है। चलिए, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, वाच्य पूछा है। आप बताओ, पहले सर्दी बदल के देख लो, गर्मी में उससे खेला नहीं जाता, कोई क्रिया बदली, ये क्रिया बदलेगी नहीं। बारिश में खेला नहीं जाता, धूप में खेला नहीं जाता, दिन में खेला नहीं जाता, रात में खेला नहीं जाता, कोई क्रिया नहीं बदली। अब इस उससे को बदल के देख लो, सर्दी में मुझसे खेला नहीं जाता, सर्दी में तुमसे खेला नहीं जाता, सर्दी में राम से खेला नहीं जाता, सीता से खेला नहीं जाता, रावण से खेला नहीं जाता, कोई क्रिया नहीं बदली, किसी के अनुसार भी क्रिया नहीं बदल रही, भाववाच्य, सिंपल है। मैंने कहा था ना, कर्ता के अनुसार बदले क्रिया कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार बदले कर्मवाच्य, दोनों सही न बदले भाववाच्य। अच्छा, विवाद या गुटबाजी से अलग रहता है जो, उसे कहते हैं तटस्थ। क्या कहते हैं, तटस्थ कहते हैं भी। अच्छा, एक और सुनना, जो किसी का पक्ष न ले, किसी का पक्ष न ले, उसे तो कहते हैं निष्पक्ष। भी जो किसी का भी पक्ष नहीं लेता वो तो क्या कहलाता है, निष्पक्ष, ठीक है। और जो विवाद से, किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता है, वो कहलाता है तटस्थ, ठीक है। चलिए अगला, शुद्ध शब्द पूछा है, निश्चल, उज्जवल, आशीर्वाद और प्रादुर्भाव। इसका उत्तर है प्रादुर्भाव। विसर्ग संधि का शब्द है, प्रादुह प्लस भाव से बना हुआ है, विसर्ग के स्थान पर आधा रे बनेगा जो बा के ऊपर चला जाएगा, प्रादुर्भाव। निश्चल ये नहीं होता, ये भी विसर्ग संधि का शब्द है, नहीं प्लस छल से बना हुआ है, निश्चल ये होता है। उज्जवल सबको पता है, उत प्लस ज्वल से बना हुआ है, और उज्जवल में तय जो है वो जय में बदलेगा, और इधर ज्वल में जय आधा होता ही है, तो उज्जवल में दोनों जय आधे होते हैं। आशीर्वाद विसर्ग संधि का शब्द है, आशी प्लस वाद से बना हुआ है, विसर्ग के स्थान पर आधा रह बनेगा जो वा के ऊपर चला जाएगा, और आशीर्वाद शब्द ये शुद्ध होता है, बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, प्रादुर्भाव, अब एक शब्द और समझ लेना शब्द शुद्धि का, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वर्तमान की परीक्षा में, प्रज्वलित। क्या शब्द आ रहा है, प्रज्वलित। प्रज्वलित में ध्यान रखना एक ही जय होता है, ये बात भूलना मत कभी, प्रज्वलित में एक ही जय होता है, उज्जवल में 2 होते हैं। और सुनो, ये बना हुआ प्र प्लस ज्वल प्लस इत से, प्र उपसर्ग है इसमें, देखो ज्वल में इत प्रत्यय जोड़ोगे तो ज्वलित, और प्र उपसर्ग जोड़ोगे तो प्रज्वलित। 2 जय आए कहां से, कहीं से आए नहीं। आप ये देखो, ज्वल में इत जोड़ा ज्वलित और प्र जोड़ा प्रज्वलित, 2 जय बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये कोई संधि का शब्द नहीं है, भी ध्यान रखना, उज्जवल तो व्यंजन संधि का शब्द है, ठीक है। प्रज्वलित कोई संधि का शब्द नहीं है, उपसर्ग और प्रत्यय से बना हुआ सामान्य शब्द है, ठीक है। कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है, कई प्रकार के होते हैं कार्यालय पत्र, लगभग 20 प्रकार के, उसमें से अधिसूचना होता है, परिपत्र होता है, अनुस्मारक होता है, लेकिन समीक्षा नहीं होता। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, परिपत्र यानी सर्कुलर, अनुस्मारक यानी रिमाइंडर, याद रखना ये शब्द, ठीक है। अब ये कहता है कौन सा प्रत्यय का उदाहरण है,
संकल्प बना हुआ सम प्लस कल्प से, व्यंजन संधि का शब्द है, तो इसमें तो सम उपसर्ग है। सम क्या है, इसमें उपसर्ग है। अच्छा, उत्थान बना हुआ है उत प्लस स्थान से, व्यंजन संधि का शब्द है। उत के बाद स्था धातु से बना शब्द आए तो स का लोप हो जाता है, तो उत प्लस स्थान उत्थान। अब उत्थान में ध्यान रखना, जहां प्रथम पद उत आता है वहां उपसर्ग उद मान्य होता है, उद, ये सही मानना है। उद विकल्प में नहीं हो तो उत उपसर्ग मानना है, ठीक है। दोनों आ जाए कोई कह दे तो उद मानना है, ठीक है। अच्छा, सम्मेलन जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग है और मेलन मूल शब्द है, मेलन या मिलन, ठीक है। अच्छा, फलित, आप मुझे ये बताओ भी, इनमें तो उपसर्ग आ रहा है, सम उपसर्ग है, इसमें ये उपसर्ग है उत या उत, स्थान मूल शब्द है, सम्मेलन में सम उपसर्ग है, ठीक है। अच्छा, फलित में क्या उपसर्ग निकालोगे बताओ? फै निकालोगे तो लित कोई शब्द नहीं होता, फल मूल शब्द है, इसमें इत प्रत्यय, फलित किसको कहते हैं? फल प्राप्त हो जाए, इत प्रत्यय है इसमें, फल मूल शब्द है, तो प्रत्यय निर्मित एक ही था, फलित आसान सा विकल्प है। अच्छा, अयादि संधि किसका प्रकार है? तो स्वर संधि का प्रकार है। 5 भेद होते हैं स्वर के, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये 5 भेद होते हैं भी, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा, जो चक्षु से श्रवण करता, चक्षु कहते हैं आंख को, ठीक है, और श्रवण कहते हैं सुनने को। आंखों से कौन सुनता है भी? आंखों से वो सुनता है जिसके कान नहीं होते। सुनाई तो कानों से देता है ना, जो कान नहीं होते फिर वो सुनने और देखने के दोनों काम आंखों से ही करता है, जो एकदम सजग रहता है, ठीक है। चक्षु श्रवा, चक्षु मतलब आंख, श्रवा मतलब सुनना, तो चक्षुओं से जो श्रवण करता है, आंखों से जो सुनता है, और चक्षु श्रवा कहते हैं सर्प या सांप को। सांप के कान तो होते नहीं है, तो वो देखने सुनने के सारे काम आंखों से ही करता है। वैसे तो सांप को सुनाई नहीं देता, वो सारी की सारी चीजें महसूस करता है कंपन के थ्रू। जैसे अपने चलते हैं, हमारे पैर जमीन पर पड़ते हैं, तो जमीन पर पड़ने से जो ध्वनि, जो वाइब्रेशन पैदा होता है, कंपन, बस वही उसके सुनने का काम है, कंपन से ही सुनता वो सब कुछ। लेकिन उसको चक्षु श्रोवा भी कहते हैं, कान नहीं होते तो आंखों से देखने सुनने का काम करता है। अगस्त्य का समुद्र पान, समुद्र के जल को पीना, ये तो कोई बात ही नहीं बनी ना। शानो शौकत से रहना नहीं, अपना बचा कर दूसरों को हड़प करना और असंभव कार्य करना, इन दोनों में से एक था। तो अगस्त्य का पान करना यानी अगस्त्य का समुद्र पान यानी असंभव कार्य करना। भाई समुद्र कभी पिया जाता है क्या? पान का मतलब पीना, असंभव बात हो गई। अच्छा, ये कह रहा है रिकमेंडेड फॉर फेवरेबल कंसेंट्रेशन, इसका हिंदी रूपांतरण, प्रतिकूल प्रस्ताव को पारित किया जाता है, अनुकूल विचार स्वीकार्य। देखो, फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में है, फेवर में है मतलब हमारे अनुकूल है, ठीक है। विलोम शब्द, अनुकूल कहते हैं जो हमारे लिए सही हो, हमारे अनुसार हो, और इसका विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल कहते हैं जो हमारे विपरीत हो। तो ये तो फेवरेबल की बात कर रहा है, अनुकूल की बात कर रहा है, तो प्रतिकूल वाला ऑप्शन खत्म। इसमें भी कहीं अनुकूल नहीं आया तो ऑप्शन खत्म, 2 ही है, अनुकूल विचार स्वीकार योग्य है और अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है। तो इन दोनों में से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी बताओ। 2 विकल्प बचे हैं आपके पास, बता दो क्या हो जाएगा, ठीक है। बोलो बोलो। अच्छा, एक और सुनो, चलो हिंट देता हूं। किसी चीज को रिकमेंड करना क्या होता है? रिकमेंड करने का मतलब है आपने सिफारिश की है। क्या की है? सिफारिश की है। तो अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, कि अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है। फिर इसके बाद देखो अगला, आवट प्रत्यय किसमें लगा हुआ है अभी? आवट, देखो लिख में आवट जुड़ा, लिखावट, घबरा में आहट जुड़ा हुआ है, साफ पता लग रहा है आहट, बना में आवट जुड़ा, बनावट, गुर्रा में साफ पता चल रहा है, गुर्रा में आहट जुड़ा हुआ है, आ रहा आहट,
और आहट तो अपने आप में मूल शब्द है ही, तो लिखावट और बनावट में आवट प्रत्यय ए और सी में, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ए और सी, ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आप शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब एक बात ध्यान देना, आपको मैं बता दूं, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, रोंगटे, तेवर, ये शब्द हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, प्राण जो है वो बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो प्राण सूख गया नहीं, सूख गया नहीं, प्राण सूख गया नहीं, प्राण सूख गए। प्राण निकलता नहीं है, निकलते हैं बहुवचन। प्राण सूखता नहीं है, सूखते हैं बहुवचन, तो प्राण सूख गए, ये हो जाएगा। फिर बताओ, निरीक्षण, विसर्ग संधि का शब्द है, निह प्लस ईक्षण से बना है, विसर्ग के स्थान पर रह बनेगा, रह में ई मिलेगा, री, और निरीक्षण ही हो जाएगा। ये लो। मुद्रा का कौन सा एक अर्थ नहीं है? मुद्रा कहते हैं मुंदरी को, मुंदरी मतलब अंगूठी। पंजाबी गाने सुनते हो ना, मुंदरी बनाई फिरे, मतलब तेरे लिए अंगूठी बनवा के घूम रहा है गिफ्ट में देने के लिए। अच्छा, तो मुद्रा का एक अर्थ तो अंगूठी। अच्छा, मुहर भी हो जाता है, मुद्रा क्या हो जाती है? मोहर। ठीक है, और सिक्का भी हो जाता है, मुद्रा राशि को कहते हैं, सिक्के चलते हैं, क्षितिज नहीं होता बस, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर ये कहता है संज्ञा विशेषण का असंगत रूप है, सबसे आसान प्रश्नों में से एक। ये कहता है संज्ञा से बना हुआ विशेषण का असंगत यानी गलत रूप है। मास मासिक सही है, लोक से लौकिक सही है, नगर से नागरिक से, पत्थर से कब से पहाड़ बनने लगा। पत्थर से विशेषण बनता है पथरीला, जैसे पथरीला रास्ता, रास्ते की विशेषता क्या होगी? पथरीला। और पहाड़ से विशेषण बनता है पहाड़ी, पहाड़ी मार्ग, मार्ग की विशेषता क्या होगी? पहाड़ी। या पहाड़ी रास्ता, रास्ते की विशेषता क्या होगी? पहाड़ी। ठीक है, ये चलो। ए उपसर्ग निर्मित नहीं है, कौन सा ए उपसर्ग निर्मित नहीं है? धर्म से पहले ए जुड़ा, अधर्म। भाव से पहले ए जुड़ा, अभाव। ज्ञान से पहले ए जुड़ा, अज्ञान। अब बताओ, ए जोड़ोगे तो अपराध कोई शब्द होता है क्या? कोई शब्द नहीं होता। तो अपराध जो शब्द है इसमें अप उपसर्ग है और राध मूल शब्द है। ठीक है, तो ये अप उपसर्ग है, अप, ए नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। फिर ये कहता है नैसर्गिक, ध्यान रखना, नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक को, तो प्राकृतिक या नैसर्गिक इन दोनों का ही विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, शुद्ध, तो ध्यान रखना शुद्ध शब्द होता है बलिष्ठ। शुद्ध शब्द क्या होता है? बलिष्ठ होता है, बलिष्ठ। तो ये वाला उत्तर होगा इसका ए, बलिष्ठ। ठीक है, चलिए आगे। कूट का एक अर्थ नहीं है। कूट पता किसको कहते हैं? चोटी को कहते हैं, चोटी को। और अगर मतलब चोटी उत्तर आया है तो चोटी को आप नोक भी तो कह सकते हो। अच्छा, और सुनो, चोटी यानी नोक रहस्यमयी, रहस्यमय कह सकते हो, लेकिन कायदा कानून ये कोई अर्थ नहीं होता इसका, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब एक बात सूचना सुन लीजिए आप सभी के लिए अभी भी वक्त है। सीटी के अभ्यर्थी जो अब तक भी कहीं भी अपना उचित तरीके से अध्ययन अध्यापन नहीं करने लगे हैं, वो ध्यान रख लेना, अभी भी वक्त है। देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भटका हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते, समझा? जब जागो तभी सवेरा, अजय जाग जाओ। 35-40 दिन भरपूर अध्ययन करो, मेहनत करो, 40% अंक ले पाओगे। और थाने में बता दूं कि अगर सीटी पास नहीं है तो फिर दो ही प्रकार की भर्तियां बचे थारे खातर। एक तो शिक्षक भर्ती, और शायद हमारी बीएससी बीएड नहीं की हुई है तो मतलब वो लोचा है। और एक बस्ती एसआई, उसको लेकर भी संशय चल रहा है कि आरएस में सम्मिलित करने का प्रस्ताव चल रहा है, हो सकता है नैम भी करे, लेकिन हम बाकी जो 20 भर्तियां उनको छोड़ सकते हैं क्या? हमारा तो खेल ही सारा उन पर डिपेंड करता है। तो सीटी बहुत जरूरी है अभी। तो आपके लिए कोर्स ला दिए गए हैं, पटवार का, फैमिली बैच, सीटी सब, और नाम मात्र के शुल्क पर। आप देखो तो सही भी, कहां कोई अनावश्यक शुल्क रखा गया है, सारे के सारे उचित शुल्क पर रखे गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा,
आप जो है वो सीटी समेत बाकी सारे कोर्स भी आप देखो, सब इंस्पेक्टर एसआई का कोर्स मात्र 1199 लाइव और 799 रिकॉर्डेड, इससे क्या होगा कम। ठीक है, तो बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़ो, बढ़िया टीम के साथ पढ़ो, अपनी मेहनत पर पूरा जोर रखो, सफलता अवश्य मिलेगी भी। चलो अगला, ये कहता है चलना और चलाना किस प्रकार की क्रिया है। तो देखो, अगर कोई भी ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ जाए तो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक, यौगिक मतलब जो योग से बना, चाहे उपसर्ग के योग से बन जाए चाहे प्रत्यय के योग से। तो आप देखो, चल में ना प्रत्यय जुड़ा तो चलना क्रिया बनी, तो मतलब ये प्रत्यय के योग से बनी है। और चल में अगर आना प्रत्यय जुड़ा तो चलाना क्रिया बनी, ये भी प्रत्यय के योग से बनी है, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे अपने, यौगिक क्रिया, जो योग से बनती है। अब ये कहता है दिस में भी शूटेबली अमेंडेंट, इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है, उपयुक्त संशोधित इसे किया जाता है, सत्यापित कर इसे ठीक किया जाए, और यह प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, आप बता दो इसमें से क्या है। दिस में भी शूटेबली अमेंडेंट, तो इसका है कि इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। हाँ जी, तो अपने बात कर रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो आप देखो पहला ही पढ़ते हैं, घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया। तो चैन का सांस लिया नहीं जाता, चैन की सांस ली जाती है। तो वाक्य शुद्ध क्या होगा, घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, ये शुद्ध होगा, बाकी बिल्कुल शुद्ध है। अब ये अगला क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि निम्न में से सूची सम्मिलित करनी है, कौन सा क्या है। तो आपको पता है ना कि पद प्रधानता जो होती है, इसके आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने, 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा बहुव्रीहि समास, ये होते हैं। ठीक है, द्विगु और कर्मधारय को पद प्रधानता के आधार पर भेद नहीं माना जाता। अब सुनो, अव्ययी भाव जो समास होता है ना, इसमें प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं। अच्छा, इसमें तत्पुरुष में द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है, द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। अच्छा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, अब सुनना ये क्या कह रहा है, अव्ययी भाव समास जिसका पूर्व खंड प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, वो हो जाएगा, तो 1 का 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देखो उत्तर यही निकल गया, 1 का 4 1 में ही दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा तत्पुरुष में द्वितीय यानी उत्तर पद प्रधान होता है, तो 2 का 2 हो गया, ये रहा। अरे तीसरा द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये हो गया। और चौथी बात देखो, ये कह रहा है बहुव्रीहि में दोनों खंड प्रधान नहीं होते, यानी जो 2 मुख्य पद होते हैं वो दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, क्योंकि प्रधान तो कौन होता है, कोई अन्य पद। ये भी सही है, वो कह दे अन्य पद प्रधान किसमें होता है, बहुव्रीहि में। वो कह दे दोनों ही पद प्रधान नहीं होते या अप्रधान किसमें होते हैं, अप्रधान मतलब प्रधान नहीं होते, बहुव्रीहि में नहीं होते, क्योंकि प्रधान तो कोई अन्य होता है। ठीक है, अच्छा, वो कह दे दोनों खंड प्रधान, द्वंद्व, प्रथम व द्वितीय पद दोनों प्रधान, द्वंद्व, पूर्व व उत्तर पद प्रधान दोनों, द्वंद्व, समस्त पद प्रधान, द्वंद्व, ये रहा। अब बताओ लुप्त का विलोम, लुप्त का मतलब जिसका लोप हो गया, तो लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकट हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, सभ्य, प्रकट, सुप्त और सौम्य। अब एक बात ध्यान देना, सभ्य का विलोम शब्द होगा असभ्य। ठीक है, लुप्त का विलोम शब्द क्या हो गया, प्रकट। अच्छा, फिर क्या आया है, सुप्त, सुप्त कहते हैं सोए हुए को, तो इसका विलोम शब्द होगा जागृत यानी जागा हुआ। अच्छा, सौम्य कहते हैं सभ्य भले आदमी को, तो इसका विलोम शब्द होगा उग्र, उग्र का विलोम शब्द क्या होता है, सौम्य, ये होंगे। अब एक बात और सुनना आप, शब्द शुद्ध जागृत नहीं होता, जागृत ही होता है, यही शुद्ध है। लेकिन इसी जागृत में अगर आप ई प्रत्यय जोड़ दो
तो ई प्रत्यय जुड़ते ही ये रै जो है ये री में बदल जाएगा और शब्द जागृति हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह ग्रह शब्द शुद्ध होता है, लेकिन आप इसमें ईत प्रत्यय जोड़ो तो रै री में बदल जाता है गृहीत। ठीक है, इसी तरह सृष्ट शब्द शुद्ध होता है, आ जोड़ो तो सृष्टा ही शुद्ध होता है, लेकिन ई जोड़ो तो रै री में बदल जाता है, सृष्टि हो जाता है। इसी तरह संग्रह शब्द शुद्ध होता है, लेकिन ईत जोड़ो तो रै री में बदल जाता है, संग्रहित बन जाता है। अच्छा, इसी तरह अनुग्रह शब्द शुद्ध होता है, लेकिन ईत प्रत्यय जोड़ो तो अनुग्रहित बन जाता है, रै री में बदल जाता है। इसी तरह दृष्ट शब्द शुद्ध होता है, जैसे सृष्ट होता है। इसी तरह दृष्ट में आ जोड़ो दृष्टा शुद्ध होता है। इसी तरह दृष्ट में व्यय जोड़ो दृष्टव्य शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही दृष्ट में ई जोड़ोगे तो रै री में बदल जाएगा दृष्टि। तो आप गौर रहे हो, एक तो ई प्रत्यय और एक ईत प्रत्यय, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो रै जो है ना, रै वो किस में बदल जाता है, री में बदल जाता है। रै जो है वो किस में बदल जाता है, री में बदल जाता है, इस तरह मात्रा रूप में जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये शब्द शुद्धि में बार बार पूछे जाने वाले शब्द है, गौर रखिएगा। सूची मिलान करनी है मुहावरे लोकोक्ति की। हथेली पर सरसों जमाना या हथेली पर सरसों उगाना एक ही बात है। आप बताओ, हथेली पर सरसों उग सकती है क्या? नहीं उगती ना, इसका मतलब कठिन और असंभव कार्य करना, ये हो जाएगा। और एक मुहावरा होता है, ये तो है हथेली पर सरसों उगाना, एक मुहावरा होता है हथेली पर सरसों नहीं उगती, उसका अर्थ होता है जल्दबाजी में कार्य नहीं होता। एक तो इसने कह रहा हथेली पर सरसों उगाना यानी उगाई दी, यानी असंभव या कठिन कार्य कर दिया। एक ये कहता हथेली पर सरसों नहीं उगती, मतलब जल्दबाजी में कार्य नहीं होता, या फिर हर कार्य में निश्चित समय लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, अंधों का हाथी होना, अंधे का हाथी है मतलब पूरी बात समझ ही नहीं रहा है। ये रहा अंडे का शहजादा, आप बताओ जो अब तक अंडे में ही है, जो बाहर जीव के रूप में लिखना ही नहीं, जिसने दुनिया देखी नहीं, उसको क्या ही अनुभव होगा। तो अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन होना, यानी जिसको कोई अनुभव नहीं है, हीन का अर्थ होता नहीं। और आंधी के आम होना, सामयिक लाभ होना। देखो, आंधी के आम हमें बिना मेहनत के प्राप्त हो जाते हैं, यानी हमें आम तोड़ने नहीं होते, तोड़ने पड़ते नहीं, मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। आंधी आई, आम नीचे झड़ गए, हमने प्राप्त कर लिए, मतलब हमें समय के अनुसार स्वतः ही लाभ प्राप्त हो गया। तो सामयिक लाभ होना क्या हो जाएगा, सामयिक लाभ होना। ठीक है, इसके बाद बताओ अगला, जो केंद्र से हटकर दूर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्रमागत तो कह नहीं सकते, जो क्रमागत तो होता है जो क्रम के अनुसार आया है। अब दो शब्द तीन बच गए, केंद्राभिसारी, केंद्राभिमुख और केंद्रापसारी। सुनो, केंद्राभिसारी का मतलब है कि जो केंद्र के नजदीक आता है। अभिसारी, केंद्र प्लस अभिसारी से बना ये शब्द, केंद्र प्लस अभिसारी से, यानी जो केंद्र के नजदीक आता है उसे तो कहते हैं केंद्राभिसारी, नजदीक आना। विसारी का मतलब नजदीक, दीर्घ संधि का शब्द है ये अभिसारी। ठीक है, अच्छा, केंद्राभिमुख शब्द बना हुआ केंद्र प्लस अभिमुख से। अच्छा, इसका मतलब है केंद्र की ओर मुख होना। एक तो देखो, केंद्र के नजदीक आना तो केंद्राभिसारी, केंद्र की ओर मुख होना केंद्राभिमुख, और यह है केंद्रापसारी, केंद्र प्लस अपसारी से बना है। अपसारी का मतलब होता है दूर जाना, तो जो केंद्र से दूर जाता है उसे केंद्रापसारी कहते हैं। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलो अगला, सुमेलित करनी है। ठीक है, अच्छा, सूर्य सबको पता प्रभाकर कहते हैं। प्रभा का मतलब होता है रोशनी या किरणें, कर का मतलब करने वाला, किरणों को करने वाला कौन होता है, सूर्य। तो सूर्य को क्या कहते हैं, प्रभाकर। अब 1 का 4 उत्तर 2 में ही है, मतलब 2 विकल्प तो खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा, व्याघ्र कहते हैं बाघ को, व्याघ्र मतलब बाघ, बाघ यानी शेर, शेर को कहते हैं सिंह है,
तो सिंह यानी शेर का, व्याघ्र यानी बाघ हो गया, तो 2 का 1 नंबर हो गया, तो इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चारू, और उत्तर तो हम सबको पता है भी, मैं आपको करवा रहा हूं तो मुझे उत्तर चारों का ही पता है, पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, तरीका बता रहा हूं विकल्प के आधार पर उत्तर निकालने का, कि नए आए तो भी कैसे निकाल लेते हैं। चारू का अर्थ फिर क्या हो जाएगा हमारा, रम्य, और आनंद यानी मोद, अपने कहते हैं ना आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद मतलब आनंद में, तो मोद का अर्थ आनंद हो गया। अच्छा, अपराहन किसके लिए प्रयोग होता है, सुनना भी, एक शब्द होता है पूर्वाहन, पूरव प्लस अहन से बना है, पूरव प्लस अहन से, ध्यान देना भी। अब एक बात पर गौर रखना आप, अहन जब संधि विच्छेद करते हैं तो अलंत न के नीचे लगता है, लेकिन जब संधि का शब्द बनाते हैं तो वो अलंत न से हटकर है में आ जाता है। पूर्वाहन दीर्घ संधि का शब्द है, याद रखना। पूर्व का मतलब पहले, अहन का मतलब दिन, अह का मतलब होता है दिन। जैसे आप देखो सप्त प्लस अह, दीर्घ संधि का शब्द क्या बनता है, सप्ताह, ए प्लस ऐसे आ, सप्त का मतलब 7, अह का अर्थ दिन, तो 7 दिनों को तो सप्ताह कहा जाता है, अह का अर्थ दिन होता है। तो आप देखो पूर्व का मतलब पहले, अहन का मतलब दिन, तो दोपहर या दिन के पहले का समय, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, दोपहर से पहले का समय, ठीक है, पहले का समय क्या कहलाता है, पूर्वाहन। अब आ जाओ, हमारे पास शब्द आया अपराहन, अपर प्लस अहन से। जब संधि विच्छेद करते हैं तो न के नीचे अलंत होता है, लेकिन संधि का शब्द बनाते हैं तो है के नीचे अलंत आ जाता है। दीर्घ स्वर संधि का शब्द है अपराहन। अपर का मतलब होता है बाद में, तो अपराहन होता है दोपहर के बाद का समय। और एक शब्द होता है मध्य प्लस अहन, मध्याहन। हलंत विच्छेद में तो न के नीचे होता है, लेकिन संधि शब्द करते हैं तो है के नीचे आ जाता है मध्याहन। मध्याहन होता है दोपहर का समय। ये मध्याहन किसको कहते हैं, दोपहर का समय, यानी दिन के मध्य का समय क्या कहलाता है, मध्याहन। ठीक है भी खरबूजो। अच्छा, उरोज का पर्यायवाची नहीं है। पहली बात तो देखो, उरोज शब्द विसर्ग संधि का है, उरह प्लस जय से बना है। उर का अर्थ होता है छाती, और जय का अर्थ होता है जन्म लेना, और छाती पर जन्म कौन लेते हैं, स्तन, तो उरोज जो है वो स्तन या वक्ष को कहा जाता है। एक तो ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, स्तन या वक्ष को और क्या कहा जाता है, स्तन या वक्ष तो कहते हैं कुछ, कहते हैं कुछ। ध्यान रखना, कच होता है बाल, बाल, कच, केश, कुंतल, ये तो बाल के पर्यायवाची हैं। और कुछ किसका पर्यायवाची है, स्तन का पर्यायवाची। तो एक तो उरोज का पर्यायवाची कुछ तो होता है, ठीक है। दूसरा आप देखो शब्द क्या आया, उरज होता है। इसी तरह का तो शब्द ये देखो, उर का मतलब उर यानी छाती, जय का मतलब जन्म लेना, छाती पर जन्म लेता है कौन, वक्ष या स्तन जन्म लेते हैं, तो उरज भी कह सकते। पयोधर शब्द भी विसर्ग संधि का, पे है प्लस धर से बना है, सुनना, पयोधर। अच्छा सुनो, पय का जो अर्थ है, एक अर्थ होता है दूध, और पय का एक अर्थ होता है जल, ठीक है। अब देखो, दूध की धारा कौन देते हैं, स्तन, तो पयोधर जो है वो स्तन को भी कहते हैं। और पय का एक अर्थ होता है जल, जल की धारा कौन देते हैं, बादल, तो पयोधर बादल को भी कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा पयोधर। नाहर नहीं होता, तो इसका उत्तर उरोज का पर्यायवाची यानी स्तन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, नाहर नहीं है, ठीक है। चलो आगे, मुहावरा कौन सा नहीं है। इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं है, अभी ध्यान रखना, सीधी सरल बात, मुहावरों के अंत में ना लगा होता है, मुहावरों के अंत में ना होता है, याद रखना बस। लोकोक्ति के अंत में ना नहीं होता, मुहावरों के अंत में ना होता है, ठीक है। अब एक बात सुनो, जिसके अंत में ना है देख लो उसको, और किसके अंत में ना नहीं है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, अंत में झोंकना ना आया, मुहावरा है। अच्छा, उल्टी गंगा बहाना, रीति के विपरीत कार्य करना, ठीक है, ना आया, मुहावरा है। तिल का ताड़ बनाना, किसी भी छोटी सी बात को बहुत बड़ा विवाद बना देना, अंत में ना आया, मुहावरा है। लेकिन नाच न आवे आंगन टेढ़ा, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अंत में ना नहीं आया,
मतलब ये लोकोक्ति है। और लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, भी ध्यान रखना, लोकोक्ति या कहावत है ये। समझ के बात को, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब सुनना भी, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ है धोखा देना। ठीक है। दिल का ताड़ बनाना क्या होगा? छोटी बात का बड़ा विवाद बनाना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बना देना, या छोटी बात को का विवाद बना देना। का कर दो, चलो, छोटी बात का बड़ा विवाद बना देना, विवाद बनाना। ठीक है। अच्छा, उल्टी गंगा बहाना, रीति के विपरीत कार्य, रीति के विपरीत कार्य करना। और सुनो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, नाच न जावे आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना खुद को नहीं आता लेकिन दोष आंगन को दिया जा रहा है। मतलब कमी खुद में होना लेकिन दोष दूसरे पर मंडना। का क्या होगा? कमी खुद में पर दोष दूसरे को, पर दोष दूसरे को, ये हो जाए। ठीक है। अब ये कहता है उपसर्ग युक्त शब्द चुनो, तो इसमें तो विद्या मूल शब्द है। अच्छा, उपसर्ग पता ना क्या होते हैं? उपसर्ग जो है वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्दांश, यानी पूरा शब्द नहीं होते, शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा होते हैं। ठीक है। तो सुनो, विद्यमान में विद्या तो उपसर्ग नहीं है, विद्या तो मूल शब्द है, मान प्रत्यय, मान प्रत्यय इसमें। ठीक है। अच्छा, दर्शनीय में अनीय प्रत्यय है, दृश्य मूल शब्द है, दृश्य प्लस अनीय से बना है, इसमें अनीय प्रत्यय है। ठीक है। अच्छा, नयन ने प्लस अन्न से बना है, अयादि संधि का शब्द है। ठीक है, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। और सुनो, अध खिला में अध उपसर्ग है, खिला मूल शब्द है। अब अध को उपसर्ग क्यों मान रहे हो? क्योंकि अध शब्दांश है। आप बता दो, अध को आपने कभी किसी शब्द के रूप में प्रयोग किया है? ध्यान रखना, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में जो अकेला और स्वतंत्र प्रयोग हो जाए वो तो शब्द होता है, और जो अकेला और प्रयोग नहीं हो सकता वो शब्दांश होता है। जैसे आप एक सरल उदाहरण से समझना, जैसे एक शब्द है जलवायु। अब कोई कह दे कि वायु से पहले जल जुड़ा हुआ, तो जल उपसर्ग है। जल उपसर्ग नहीं है, जल तो अपने आप में पूर्ण शब्द है, कहीं भी अकेला प्रयोग कर लो। नाली में जल बह रहा है, तो जल शब्द है ना, अकेला प्रयोग हो गया। अब कोई कह दे कि भी सुपुत्री शब्द में या सुपुत्र शब्द में सु उपसर्ग है, बिल्कुल है, क्योंकि सु कहीं भी अकेला शब्द के रूप में प्रयोग नहीं होता, शब्दांश है। समझ गए बात को? तो अद इसीलिए तो उपसर्ग है, क्योंकि शब्दांश है। अद क्या है? शब्दांश है, इसलिए उपसर्ग है। और जो शब्दांश पहले जुड़ जाए वो उपसर्ग होता है, जो शब्दांश अंत में जुड़ जाए वो प्रत्यय होता है। अच्छा, नीरज, नी प्लस रज, पहली बात तो ये कोई प्रश्न ही नहीं। आप बताओ, प्रथम के अंत में विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। दूसरी बात ध्यान रखना, संभवतः 100% है कि यह शब्द डिलीट होगा, क्योंकि नीरज संधि का शब्द है ही नहीं। और ये कई बार पहले भी आया हुआ एग्जाम में, आप दिशा 2020 मूमल की बुक उठाकर देखो, संधि की प्रश्नोत्तरी हल करो, जिसमें पीछे के एग्जाम में आए हुए प्रश्न दिए हुए सारे, आपको कई बार मिलेगा ये कि निम्न में से कौन सा शब्द संधि का नहीं है। तो 3 संधि के होते हैं, एक नीरज लिखा होता है, नीरज संधि शब्द नहीं है, क्योंकि नीरज में मूल शब्द है नीर। नीर का अर्थ होता है जल, जय इसमें जुड़ा हुआ प्रत्यय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, और जल में जन्म हमेशा कौन लेता है? कमल। तो नीरज किसको कहते हैं? कमल को। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो कि बोर्ड इस बात पे अड़ ही जाए कि डिलीट न करे, तो फिर प्रथम के अंत में विसर्ग चिन्ह लगा, विसर्ग संधि है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन डिलीट होगा 100%। अच्छा, अब ये कह रहा सूची का मिलान करना है ना समास की। देशभक्त किसको कहते हैं? देश का भक्त। और का के की संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण थे, तत्पुरुष हो जाएगा। चलो मान लिया तुम्हें ये नहीं आता, छोड़ो कोई बात नहीं। दोपहर में प्रथम पद 2 आ रहा है, 2 होती है संख्या, प्रथम पद संख्या वाचक हो तो द्विगु होता है, ये तो सबको ही आता है, आता है ना।
तो अब बताओ बी का 2 नंबर, बी का 2 नंबर नहीं है, बी का 2 नंबर इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़े। अब बताओ मुझे, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए ना, 2 ही रहे। वीणा पानी, वीणा का अर्थ वीणा और पानी का अर्थ हाथ। ध्यान रखना शब्द युगम के काम की बात है। एक शब्द होता है पानी, पानी का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ क्या होता है जल। और एक शब्द होता है पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, पानी का अर्थ क्या होता है हाथ। इसीलिए आप देखो सरस्वती को वीणा पानी, वीणा किसके हाथ में है, वीणा है पानी यानी हाथ में जिसके वह सरस्वती। ठीक है, इसी तरह शब्द आता है चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके वह, चक्र हाथ में एक तो किसके था विष्णु के और एक कृष्ण के, तो विष्णु और कृष्ण दोनों का ही पर्याय है। फिर एक शब्द आता है वज्र पाणी, वज्र नामक हथियार किसके हाथ में है, इंद्र के हाथ में, इंद्र के। तो वज्र पाणी किसको कहते हैं, इंद्र को। वज्र हड्डियों से बना हुआ मजबूत हथियार। अच्छा शूल पाणी, शूल का मतलब त्रिशूल, त्रिशूल किसके हाथ में, शिव जी के, तो शूल पाणी शिव का पर्यायवाची है। और एक शब्द आता है धनुष पाणी, धनुष किसके हाथ में है, धनुष भगवान राम के हाथ में दर्शाया जाता है, तो राम का पर्यायवाची है। और धनुष पाणी का संधि विच्छेद होगा, धनु प्लस पाणी विसर्ग संधि का शब्द है, ध्यान रखना। और ये जितने भी शब्द हैं, ये वीणा पाणी, चक्र पाणी, शूल पाणी, वज्र पाणी, धनुष पाणी, इन सब में आप देखो नॉर्मल अर्थ न निकल के अन्य अर्थ निकल रहा है। ये सब बहुव्रीहि समास के शब्द हैं, बहुव्रीहि समास के शब्द हैं। जहां अन्य अर्थ निकले वहां बहुव्रीहि होता है। तो सुनो, वीणा पाणी किसको कहते हैं, सरस्वती को, अन्य अर्थ निकल रहा बहुव्रीहि। अच्छा शिव और पार्वती दोनों पद प्रधान है, शिव भी प्रधान पार्वती भी प्रधान, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, राम सीता, राम लक्ष्मण, राम हनुमान, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप देखो ए का 3 नंबर और बी का 2 नंबर, तो 2 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। चलो अब ये कहता है गजेटेड हॉलीडे। आ बताओ गजेटेड किसको कहते हैं, गजेटेड ऑफिसर नाम सुना, राजपत्रित अधिकारी। तो गजेटेड का मतलब राजपत्र, राजपत्रित, हॉलीडे का मतलब अवकाश, तो राजपत्रित अवकाश हो जाएगा। ये लो। अच्छा संज्ञा से बने हुए विशेषण का संगत युग्म है। इसने साफ साफ लिखा भी विशेषण किससे बना होना चाहिए, संज्ञा से। बिकना से बिकाऊ विशेषण बना है, लेकिन बिकना तो क्रिया है। गाना से गवैया विशेषण बना है, लेकिन गाना तो क्रिया है। तैरना से तैराक विशेषण बना है, लेकिन तैरना तो क्रिया है। ये तो तीनों क्रिया से बने विशेषण हो गए। आप बताओ पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, बिकना, गाना, तैरना, नाना सब क्रिया होती। लेकिन यहां देखो पशु, पशु संज्ञा का शब्द है और इससे विशेषण बना है पाश्विक। ये उत्तर हो जाएगा। चलो भी, इमली के पात पर बारात का डेरा। अब बताओ पात का मतलब होता है पत्ता, क्या इमली के पत्ते पर पूरी बारात ठहर सकती, पूरी बारात का डेरा लगाया जा सकता है, असंभव बात है ना। तो उत्तर निकल चुका है, असंभव बात। अच्छा उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है, क्या होगा अभी, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन सेंट टू हिम, यही हो जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव का मतलब क्या है, ऑफर, तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति का प्रस्ताव, हैज बीन सेंट टू हिम, भेज दिया गया उन्हें, यही हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ अगला, वक्रता का विलोम शब्द क्या होगा भी, बताओ भी आप, वक्रता का विलोम शब्द क्या होगा। बताओ बताओ बताओ। वक्रता का विलोम शब्द क्या होगा। अब एक बात सुनो भी ध्यान से, आप ध्यान देना, एक शब्द होता है रीजू और रीजू का विलोम शब्द होता है वक्र। ध्यान रखना, रीजू का अर्थ होता है सीधा और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, तो अब जब रीजू का वक्र होता है तो रीजुता का वक्रता हो जाएगा रीजुता। अब ये कह रहा है निष्कर्ष को किस अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, निष्कर्ष शब्द है, इसको किस अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब यहां एक बहुत अच्छा खेल खेला, उसने लिखा परिमाण,
अब ध्यान देना, एक शब्द होता है परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा या निष्कर्ष, नतीजा या निष्कर्ष। और एक शब्द होता है परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, यानी जो नाप माप तोल किया जाता है जिसमें। तो आप मेरे को एक बात बताओ, निष्कर्ष का अर्थ परिणाम तो होता है, परिमाण थोड़ी होता है, इसने तो परिमाण लिखा है। परिमाण का अर्थ तो क्या होता है, मात्रा, नतीजा नहीं होता। अच्छा, निष्कर्ष का निश्चित भी नहीं होता, निष्कर्ष का आधा भी नहीं होता, निष्कर्ष का होगा सारांश। आप बताओ सारांश किसको कहते हैं? किसी भी चीज का सार निकालना, किसी भी चीज का अर्थ निकाल देना, किसी भी चीज का निष्कर्ष निकाल देना, परिणाम निकाल देना, नतीजा निकाल देना, तो सारांश के रूप में प्रयोग होता है। अब ये कहता है नी प्रत्यय किसमें है? आप बताओ। देखो गैर कानूनी जो शब्द है ना, इसमें गैर उपसर्ग है, कानून मूल शब्द है। अब जब कानून मूल शब्द है तो नी प्रत्यय कहां से हो जाएगा? ई प्रत्यय होगा। कानून में ई जुड़ा कानूनी, गैर उपसर्ग जुड़ा गैर कानून। निरोग जो शब्द है ये विसर्ग संधि का शब्द है, निह प्लस रोग से बना है। अब निह की जगह इसमें उपसर्ग होगा निर, तो इसमें तो निर उपसर्ग है, और रोग मूल शब्द है, नी प्रत्यय नहीं है। अच्छा, सह पत्नी में सह उपसर्ग है और पत्नी मूल शब्द है, और पत्नी में अगर तुम नी प्रत्यय निकाल भी दोगे तो आप बताओ, ये थोड़ी है कि पत मूल शब्द बच जाएगा, नी प्रत्यय, फिर पत का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता। तो इसमें तो केवल सह उपसर्ग है, नी प्रत्यय नहीं है, इसमें निरुपसर्ग था, रोग मूल शब्द था। कतरनी, कतरनी को कहते हैं कतरना मूल शब्द है, कतर। जैसे आप अपने कह देते हैं ना कि राधा कपड़ा कतर रही है, तो कतर मूल शब्द है और नी प्रत्यय, ठीक है। इस कतर की जगह आप कतरना प्लस नी भी कर सकते हो, कपड़ा कतरना है ना, और नी प्रत्यय। कतरना क्रिया, क्रिया में जब भी प्रत्यय जुड़ता है तो ना का लोप होकर बचे हुए मूल शब्द में जुड़ता है, तो कतर में नी जुड़ेगा, कतरनी हो जाएगा उत्तर। ये रहा। चलो अगला प्रश्न। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अशुद्ध शब्द क्या है? शाश्वत बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और ध्यान देना, विलोम शब्द में आता है नश्वर का शाश्वत, नश्वर या क्षण भंगुर। नश्वर या क्षण भंगुर किसको कहते हैं? जिनका नाश हो सकता है, जो एक क्षण एक समय के बाद भंग हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसका विलोम शब्द होता है शाश्वत, जो सदा रहता है, या सनातन, जो सदा रहता है। ठीक है। अच्छा, शुद्ध है। उत्कर्ष बिल्कुल शुद्ध शब्द है, और उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है, ध्यान रखना, अपकर्ष। ये भी बड़े काम की बात है। अच्छा, प्रशंसा बिल्कुल सही शब्द है, और प्रशंसा का विलोम शब्द होता है निंदा। निंदा। इसका उत्तर होगा उदम, अशुद्ध है। उदम शब्द ये शुद्ध होता है, ऊ क्या आता है इसमें? बड़ा आता है, ये शुद्ध है, ऊ बड़े वाला, ऊपर वाला अशुद्ध है। और एक ध्यान देना, एक शब्द होता है उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। उदम नहीं लिखा मैंने, उदम अलग शब्द है। उदम मचाना तो कहते हैं उदंड करने को, शरारत करने को। आप कहा नहीं बन, तो उदम ही मचा रखे है, यानी बहुत बवाल खड़ा कर रखा है। ठीक है। अच्छा, एक होता है अधम, अधम का अर्थ होता है नीच, पापी, दुष्ट या बुरा। नीच, पापी, दुष्ट या बुरा, ये होता है अधम। और उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा, तो उत्तम का विलोम शब्द अधम हो जाएगा। ठीक है। फिर आप देखो, राधा पढ़कर सोती है। पढ़कर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण? सुनो, अगर वाक्य में दो क्रियाएं हो और पहली क्रिया पहले पूरी हो जाए, तो जो पहले पूरी हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। राधा पढ़कर सोती, दो काम हो रहे हैं, पढ़ने का और सोने का। सोने से पहले पढ़ने का काम पूरा हो रहा है, तो ये पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया। देखो, पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, काल का मतलब समय, जो पहले समय में पूरी हो जाए, पूर्वकालिक। ठीक है। अब ये मिलान करना है भी। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम का अर्थ होता है खरबूजों मानदेय। ऑनरेरियम का क्या होता है? मानदेय। ठीक है।
तो 1 का 3 नंबर 3 में है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, चौथे में भी। सी तो विकल्प हट गया। ठीक है, इसके बाद हमारा शब्द आता है इल्लिकट। इल्लिकट का अर्थ होता है जिसके बारे में वर्जित किया गया है, निषिद्ध किया गया, मना किया गया है, यानी जिस पर रोक लगाई गई हो। तो अब 2 का क्या हो गया हमारा 4 नंबर, ये रहा उत्तर। अच्छा, इसके बाद एक्सकेवेशन का अर्थ होता है उत्खनन और ग्रेट्युइटी का अर्थ होता है उपदान। ये हमारे 4 विकल्प हो जाएंगे। ये रहा उत्तर आपके सामने। फिर इसके बाद अगला आया डिफेंडेंट, जो खुद को डिफेंड करता है, बचाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिवादी कहा जाता है। प्रतिवादी। वादी किसको कहते हैं? वादी। वादी उसको कहते हैं जो मुकदमा दायर करता है, और प्रतिवादी उसको कहते हैं जो उस मुकदमे में खुद का बचाव करता है। डिफेंडेंट डिफेंड करता है। ठीक है, आदि शब्द का अर्थ है। अब मैं आपको बता दूं कि एक विलोम शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। विलोम शब्द क्या आता है? आदि का विलोम शब्द होता है अंत। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत। और आदि का विलोम शब्द अनादि भी होता है। अन प्लस आदि से बना अनादि, है ना। आप देखो शिव जी के बारे में पढ़ते हो ना धार्मिक काव्य, आदि तू है अंत भी तू। आदि तू है का मतलब आरंभ भी तू है, और अंत यानी समाप्त भी तू करेगा। आप पढ़ते हो यह परंपरा आदि काल से चली आ रही है, यानी आरंभिक काल से चली आ रही है। तो आदि का अर्थ होता है आरंभ। आरंभ तो कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब आदि का पहला हो जाएगा। आरंभिक का मतलब पहला। ठीक है, और एक आदि शब्द यह होता है जिसमें ई की मात्रा बड़ी हो। इस आदि का अर्थ होता है आदतन। जैसे वह शराब पीने का आदि है, यानी उसको लत है, आदतन है। अच्छा, अंतिम तो नहीं हो सकता, अंतिम तो अंत को कहते हैं, आदि का तो पहला होगा। अनादि भी नहीं हो सकता, अनादि। आदि का तो विलोम होता है अनादि। ठीक है, चलो। दशानन किसको कहते हैं? दश प्लस आनंद से बना ये दीर्घ संधि का शब्द है। दश का मतलब 10। ठीक है, आनंद का मतलब मुख होता है, भी मुख का पर्यायवाची है, ध्यान रखना, सिर का नहीं है, मुख का। 10 मुख किसके थे? रावण के। तो आप बताओ दशानन का अन्य अर्थ निकला कि नहीं? रावण। जहां अन्य अर्थ निकले वहां बहुव्रीहि समास होता है। ये रहा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब बताओ अगला प्रश्न, असंगत युगम का चयन करना है भी। और ये प्रश्न आ चुका है पहले। आप देखो, कार्यालय का मतलब ऑफिस, ऑर्डर का मतलब आदेश। तो कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अर्ध का मतलब डेमी, सरकारी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। तो अर्ध सरकारी पत्र यानी डेमी ऑफिशियल डीओ लेटर। अच्छा, अधिसूचना का अर्थ क्या होता है? नोटिफिकेशन। और अधिसूचना कहां प्रकाशित होती है? राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित होती है। ये भी याद रखना। और इसके बाद आता है अनुस्मारक सर्कुलर। ध्यान रखना, सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र। और ये पत्र लेखन में मैंने करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिपत्र उसको कहते हैं जिसे चारों ओर भेजा जाए। वह पत्र जो चारों ओर भेजा जाता है, चारों तरफ भेजा जाता है, सभी को भेजा जाता है, वो क्या कहलाता है? परिपत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे। तो सर्कुलर अनुस्मारक नहीं होता, परिपत्र होता। अनुस्मारक होता रिमाइंडर, यानी जो याद करवाने के लिए। तो ध्यान रखना, अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? पूर्व में लिखे गए पत्र का दोबारा संज्ञान लेने के लिए पुनः याद करवाने। अनुस्मारक, स्मारक मतलब स्मरण करवाना है, याद करवाना है। भी आपने कोई पहले पत्र लिखा, किसी भी कार्यालय को पत्र लिखा, उस पत्र पर कार्यालय ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उचित कदम नहीं उठाया, तो आप उस पत्र की याद में एक पत्र और लिखते हो, उसे अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। पुराने वाले पत्र का याद दिलवाने के लिए कि मैंने फलाने फलाने दिन फलानी फलानी पत्र संख्या का एक पत्र लिखा था, उस पर कोई उचित एक्शन लिया जाए, कार्यवाही की जाए। और अनुस्मारक में ध्यान रखना, कभी भी पूरी बात दोबारा नहीं बताई जाती। पूरी बात आप पहले पत्र में बता चुके हो। बस अनुस्मारक में उस पहले वाले पत्र की पत्र संख्या लिखी जाती है, भी मैंने इतने नंबर पत्र संख्या लिखा था, उसको चेक करो, भी दोबारा उस पर कोई कार्यवाही करो। वो पत्र संख्या वो देखेंगे कि हाँ ये पत्र आया था, उसमें पूरा ब्यौरा पहले से दिया होता है। तो अनुस्मारक पूर्व में लिखे गए पत्र की
लिखे गए पत्र की याद दिलवाने के लिए। क्या लिखा जाता है? अनुस्मारक। और याद रखना, अनुस्मारक में केवल क्रमांक संख्या, पत्र क्रमांक संख्या लिखी जाती है, पूरा ब्यौरा वापस नहीं दिया जाता। पत्र क्रमांक संख्या लिखते हैं। पहले वाला जो पत्र भेजा था उस पूर्व पत्र की पत्र क्रमांक संख्या लिखते, पूर्व पत्र की, ये लिख देता हूं, पूर्व पत्र की पत्र क्रमांक संख्या की केवल पत्र क्रमांक संख्या लिखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर तो डी हो ही गया ना हमारा, ये उत्तर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो आप ध्यान देना, तत्पुरुष जो समास होता है इसके 6 भेद होते हैं, 6 भेद। और ये 6 भेद किसके अनुसार निर्धारित होते हैं? कारक के। ठीक है, कारक के भेद कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। यही होते हैं ना। अब इनमें से 2 छोड़ देने आपने। कौन कौन से? एक तो लास्ट ही लास्ट छोड़ देना संबोधन, और एक पहला पहला छोड़ देना कर्ता। 8 में से 2 छोड़ दिए तो कितने बच गए? 6 बच गए। कौन कौन से बचे? कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है, फिर करण तत्पुरुष समास 2 नंबर, अच्छा 3 नंबर संप्रदान तत्पुरुष समास, 4 नंबर अपादान तत्पुरुष समास, 5 नंबर अधिकरण तत्पुरुष समास, 6 नंबर संबंध तत्पुरुष समास। ये 6 भेद होते हैं। तो इसने उत्तर दिया ना, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, तो बी, सी और ई ये उत्तर हो जाएगा। और अब आप सुनना, ये इतरेतर और समाहार ये द्वंद्व समास के भेद हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना। इतरेतर द्वंद्व समास, अच्छा दूसरा आता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, और तीसरा आता है समाहार द्वंद्व समास। ये होते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है सूची का मिलान करना है, उपसर्ग बताने हैं भी, साफ साफ लिखा हुआ देखो उपसर्ग। तो आप देखो प्रत्येक जो शब्द है ये यण संधि का शब्द है, प्रति प्लस एक से बना है, तो इसमें प्रति उपसर्ग है, सिंपल है। तो 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, और 1 नंबर का 4 नंबर 2 में ही दिया हुआ है, तो देखो ए और बी ऑप्शन तो खत्म हो गए ना। अच्छा निरोध में नी उपसर्ग है, रोध मूल शब्द है, तो इसका 2 नंबर का क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अब 2 नंबर का 1 नंबर, ये उत्तर हो गया। अच्छा निर्भय, निर उपसर्ग है, निर भय मूल शब्द है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निर्भय का निर 3 नंबर। और प्रगति में प्र उपसर्ग है, गति मूल शब्द है, तो इसका ये हो जाएगा 2 नंबर, ये रहा। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना भी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ इसका उत्तर ये नहीं भी, इसका उत्तर ये होगा ना। आप सुनो, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, एक का तो 4 नंबर हो गया। अच्छा निरोध में नी उपसर्ग है, निरोध में नी उपसर्ग है, नी, तो 2 का 1 नंबर हो गया, 2 का 1 नंबर ये रहा, ठीक है। अच्छा निर्भय में निर उपसर्ग हो गया, तो सी का 3 नंबर ये रहा। और प्रगति में प्र उपसर्ग हो गया, गति, तो प्र का प्रगति वाला 2 नंबर हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ये उत्तर है अभी, ठीक है। और सुनो, अब किसी को लगे कि रोध कैसा शब्द होता है, तो रोध शब्द होता है, आप देखो रोध से पहले नी जोड़ा, क्या बना? निरोध। अब इसी रोध से पहले आप अव जोड़ो, क्या बन जाएगा? अवरोध। तो इसका मतलब रोध शब्द होता है, तभी तो 2 शब्द बने, वरना एक बनता ही नहीं दूसरा। अगला बताओ आप, ये कहता है सर्कुलर, थोड़ी देर पहले आया, आपने चर्चा की थी। सर्कुलर किसको कहते हैं भी बताओ? परिपत्र, अनुयान, अधिशेष और परिक्रमा। तो किसको कहते हैं? परिपत्र को कहते हैं।
सरल बात है अभी। ठीक है, अब ये कहता है शीतोष्ण में समास कौन सा है। तो आप ध्यान देना, शीतोष्ण जो शब्द है ये गुण संधि का बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, शीत प्लस उष्ण से बना है। और याद रखना ये बात, उष्ण में ऊ छोटा होता है, इस बात को भूल मत जाना आप। वो क्या करता है, अशुद्ध चुनो, संधि का प्रश्न पूछता है, कहता है अशुद्ध चुनो, तो 3 तो सही लिख देता है, और एक गड़बड़ क्या करता है, वो शीत प्लस उष्ण ये लिख देता है बराबर शीतोष्ण, ये गलत है भी। उष्ण में क्या आएगा, ऊ छोटा आएगा, जबकि इसके जो साथी है ना, ऊर्जा और ऊष्मा, ऊर्जा और ऊष्मा में ऊ बड़ा आता है। तो इस चक्कर में हम क्या, उष्ण में भी ऊ बड़ा ही लगा देते हैं, लेकिन नहीं, उष्ण में ऊ क्या आएगा, छोटा। ठीक है, ध्यान रखना, बड़े ऊ वाले, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, लहर। ठीक है, इसमें भी ऊ बड़ा आता है। और सुनो, और दो शब्द होते हैं, एक तो उष्ण और एक उषा, इनमें ऊ क्या होता है, छोटा, याद रखना ये बात। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो आप, ए प्लस ऊ से ओ बनेगा, तय में मात्रा रूप में जुड़ेगा, शब्द क्या बना, शीतोष्ण, किस संधि का, गुण स्वर संधि का। एक तो ये संधि के काम की बात हो गई। दूसरी बात ये देखो, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। ठंडा गर्म दो बिल्कुल विपरीत शब्द हैं, और दोनों प्रधान शब्द है, इसका मतलब इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ये रहा। अब ये कहता है इत प्रत्यय के योग से कौन सा बना है। तो सुनो, इत्यादि तो यण संधि का शब्द है, इति प्लस आदि से बना है, इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय है ही नहीं, इति भी शब्द है, आदि भी शब्द है। वैदिक जो है ये वेद में इक प्रत्यय जुड़कर बना है, तो इसमें तो वेद मूल शब्द है इक प्रत्यय, इक इत तो नहीं है। कदाचित जो है ये कदा और चित से बना है, कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। लेकिन अंकित जो शब्द है ये अंक मूल शब्द है, और इत प्रत्यय के योग से बना है, तो आसान था, ये उत्तर हो जाएगा। अगला बताओ आप, अशुद्ध वाक्य है, ये कहता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, बिल्कुल से ध्यान देना, स्वास्थ्य जो शब्द है ये स्वस्थ में यह प्रत्यय जुड़कर बना है। अच्छा, शब्द क्या बनता है, स्वास्थ्य, याद रखना स्वास्थ्य में थ आधा होता है, ये बड़ी अच्छी बात है, यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा गया। कई बार वो कह देता है अशुद्ध चुनो, स्वास्थ्य में थ पूरा लगा देता है, हम भी जनरली लगा देते हैं गलत। जैसे एक इसका बड़ा ही अच्छा शब्द और है मिलता जुलता, स्वतंत्र प्लस यह बराबर स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य में ध्यान रखना त्रय आधा है, यह से पहला आधा हो जाता है जब भी जुड़ता है, यह प्रत्यय जब भी जुड़ता है मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। ये देखो आप, यह प्रत्यय जुड़ा तो इस थ को आधा, यह प्रत्यय जुड़ा तो त्रय को आधा। जैसे महात्मा प्लस यह, बड़ा ही अच्छा शब्द है, महात्म्य। अब क्या होता है, महात्मा में तय तो आधा होता ही है, और यह प्रत्यय अंतिम मैं को भी आधा कर देगा, तो महात्म्य, ये शब्द शुद्ध है। ठीक है, इसी तरह का एक शब्द है बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट, तदात्म प्लस यह, तादात्म्य। तो तदात्म्य तय तो आधा होता ही है, ये अंतिम मैं को भी आधा कर देता है, तादात्म्य, ये शुद्ध है। ठीक है, अच्छा, उसे मृत्यु दंड मिला, बिल्कुल सही है। मैं जयपुर गया था, सही है, लेकिन मैंने कविता सुनाया, गलत, कविता कभी सुनाया नहीं जाता, सुनाई जाती है, ये शुद्ध होगा। तो इसका मतलब इसने अशुद्ध पूछा था, ये हो जाएगा। अब ये मुहावरों के बारे में कह रहा है कि आप मिलान करके दो मुहावरे। ठीक है, अंकुश रखना, अपने कहते हैं ना कि बेटा बहुत बिगड़ चुका है, अब इस पर थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा, यानी उस पर लगाम लगानी पड़ेगी, रोक टोक करनी पड़ेगी, काबू में करना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल में। तो अंकुश रखने का मतलब है कंट्रोल में करना या दबाव में रखना। आंखें दिखाना किसको कहते हैं, धमकाने को। अच्छा, अपना उल्लू सीधा करना या उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और खाक छानना यानी मारे मारे फिरना, दर दर भटकना, तो ये उत्तर हो जाएगा। तो अंकुश रखना यानी दबाव में रखना, 1 का 3 नंबर ये रहा, उत्तर ही निकल गया ना, बाकी में है ही नहीं कहीं। आंखें दिखाने यानी धमकाना, 2 का 1 नंबर। उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना, सी का 4 नंबर। और खाक छानना यानी मारे मारे फिरना, डी का 2 नंबर। चलिए अंतिम प्रश्न, ये कहता है फैलाव शब्द में कौन सा प्रत्यय। तो फैलाव में मूल शब्द या तो आप कर दो फैलना, क्रिया है, और क्रिया में जब भी प्रत्यय जुड़ता है, मैंने कहा था ना का लोप होकर जुड़ता है, तो शब्द क्या बचेगा, फैल। फैल में अब आप बताओ क्या ही प्रत्यय जोड़े। फैल में अगर अब जोड़ोगे तो फैलव बन जाएगा, फैल में लाव जोड़ोगे तो फैल लाव बन जाएगा, है ना।
अच्छा, फैल में वह जोड़ोगे तो फैलो बन जाएगा, फैल में आव जोड़ोगे तो फैलाव बनेगा। ये देखो, लय में आ जुड़ा ला और अंत में वह फैलाव, आव प्रत्यय भी। ठीक है, इसके साथ साथ अंतिम एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। अब जब काम बिल्कुल अंतिम छोर पर, अंतिम सिरे पर, अपने पीक पर है, ध्यान रखना सीटी, और सीटी अगर क्लियर है तो आप हर एग्जाम के लिए उपलब्ध होंगे, योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे। तो याद रखना सीटी तो है ही है, साथ में अन्य जितने भी बैच है उन पर अभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, ध्यान देना, फिर बता रहा हूं, उपलक्ष्य कहते हैं, हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य नहीं होता, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य शब्द शुद्ध होता है, बड़ा ही काम का इंपॉर्टेंट शब्द है। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय महाऑफर चल रहा है, 12 से 16 अगस्त, तो 2 दिन हो गए हैं। ठीक है, ऐसे 2-3 दिन बकाया है, तो आप जो है वो उचित लाभ ले सकते हैं। तैयारी कर लो, आपका ऑनलाइन ऐप है, तैयारी कर लो ऐप है, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सबको पता ही है, तो उस पर जो है ये सारे कोर्सेज महाबचत ऑफर में चल रहे हैं, तो आप ले सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सब इंस्पेक्टर, पटवार, फैमिली बैच, है ना, और साथ साथ सीईटी वगैरह सब ऑफर चल रहा है अभी। तो आप और आपके सभी साथी जो लाभान्वित होना चाहते हैं उनको सूचना दीजिए आप। ठीक है भी, इसी क्रम कड़ी को बनाए रखेंगे, सीईटी की क्लासेस के लिए मिलते रहेंगे ऑनलाइन यूट्यूब पर, ऐप पर। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से सीईटी के लिए जो है वो ध्यान रखना, जोश और जुनून की कड़ी को टूटने नहीं देना है, उम्मीदों को हमेशा के लिए बनाए रखना है। तो उम्मीदों को, सपनों को साकार करने के लिए जुड़े, तैयारी कर लो ऐप से। आप सभी को तब तक के लिए मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।